नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज सीधे पश्चिम बंगाल से, क्योंकि जो पूरी की पूरी लड़ाई है पश्चिम बंगाल की वो नंदीग्राम में आकर केंद्रित हो गई है। हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे नंदीग्राम में लोग क्या सोच रहे हैं, किस किस तरीके से जो प्रचार का अंतिम दिन था क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले खबरों को जरा खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और महसूस कर लेते हैं कि देश भर में जो कुछ हुआ है उसमें आपके हमारे सरोकार की कौन कौन सी खबरें हैं। शुरुआत हम पश्चिम बंगाल की खबरों से ही करेंगे, क्योंकि खबरों के लेंस का फोकस आज बंगाल चुनाव में राजनीति के सबसे बड़े हॉटस्पॉट नंदीग्राम पर है। ये सीट ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गई है। एक तरफ अमित शाह हर मोहरे हर चाल पर आक्रामक हैं, दूसरी तरफ दीदी व्हीलचेयर पर ही बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है। यहां आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ नंदीग्राम का ब्लॉक गणित समझाएंगे और डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़ों की मदद से ये बताएंगे कि नंदीग्राम में किसका बूथ कितना मजबूत। नंदीग्राम की लड़ाई में एक एक बूथ का समीकरण साधना होगा, तभी किसी पार्टी को जीत मिल सकती है। इसके बाद आपको पाकिस्तान ले चलेंगे। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को अनलिमिटेड आजादी मिलती है और हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार होते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। इस मंदिर को करीब 75 वर्षों के बाद दोबारा खोला गया था और ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से हजम नहीं हुई। अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान की बोलती बंद है। इसके साथ ही आपको सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के साथ सीजफायर का पालन करने के समझौते के बाद ये सेना प्रमुख का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी संदेश है। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं, दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है। वैसे तो इससे पहले क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने पर भी भारत में दाम बढ़ते रहे हैं, लेकिन आज दाम घटे हैं। आज पेट्रोल 22 पैसे, डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ। कोरोना केस बढ़ने से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंध लगने की नौबत आ रही है। इसमें क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी होने और स्लो डाउन की आशंका है। और एक खबर यह भी कि 400 मीटर लंबा वो शिप जो सुएज कनाल में अटक गया था उसे निकाल लिया गया है। इसी के साथ 23 मार्च से नहर में लगा जाम होली के दिन खुला। इस जाम की वजह से हर घंटे 2940 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन खबरदार की शुरुआत हम नंदीग्राम की खबरों से ही करेंगे, क्योंकि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार है वो पूरा हो चुका है। इसी दूसरे चरण में जिन 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उसमें नंदीग्राम एक है। बंगाल की चुनावी जंग का ये ग्राउंड जीरो है। इसके अलावा पश्चिमी मिदनापुर की 9 सीटें, बांकुड़ा की 8 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर दूसरे राउंड में वोटिंग होगी। हम आपको इन 30 सीटों का चुनावी गणित बता देते हैं। 2016 के चुनाव में इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा था। 30 में से 21 सीटें टीएमसी ने जीती थी। बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। इन 30 सीटों पर बढ़त के मामले में टीएमसी 21 से घटकर 18 पर आ गई। बीजेपी एक सीट से 12 की सीट बढ़त पर आ गई। यानी टीएमसी को भले ही बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है। और इस इलाके में 2019 की इसी छलांग ने ममता बनर्जी को बेचैन कर दिया था। इसी वजह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का चैलेंज कबूल किया और बीजेपी ने उनके सामने शुभेंदु अधिकारी को उतारा, जो 14 साल तक ममता बनर्जी के करीबी रहे और जिनका 20 साल से इस इलाके में दबदबा रहा। इसीलिए नंदीग्राम का चुनावी मुकाबला सुपर हिट मुकाबला है। और सवाल यह है कि क्या दीदी अपने इस बड़े चैलेंज को पूरा करेंगी, या फिर शुभेंदु को सामने करके बीजेपी ने ममता बनर्जी को जिस तरह से नंदीग्राम में घेरा है, क्या उस घेराबंदी में दीदी के खिलाफ बीजेपी कामयाब हो पाएगी? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है और आखिरी दिन में जब बीजेपी भी पूरी तरह से जोर झोंक रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। 4 से 5 प्रोग्राम ममता बनर्जी के हैं। शुरुआत उन्होंने पदयात्रा से की है और वो भी भांगाबेड़ा शहीद वेदी, जहां पर 2007 में जो लोग मरे थे उनकी स्मारक में जो शहीद वेदी बनाई गई है, उस जगह से उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। बंगाल की असली लड़ाई देखना हो तो नंदीग्राम देखिए।
एक ही सीट पर कब आपने देखा कि एक ही दिन और करीब करीब एक ही समय ममता बनर्जी भी प्रचार कर रही हैं और उसी दिन अमित शाह भी वहीं पर पहुंच गए। जो लोग हैं वो आसपास के घरों में खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं उन पर। जो कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने आगे बुलाया और कहा कि आप सामने आइए, ट्रक के सामने चलिए, साथ चलिए। हमारे शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस वक्त साथ चल रहे हैं और इस रोड शो में लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। और ये आखिरी दिन है प्रचार का यहाँ पर, तो बीजेपी जो है अपना पूरा जो दम है, पूरा जो जोर है उसको लगा रही है इस कैंपेन में। फूल बरसाती भीड़, जय श्री राम के नारे और शंखनाद। नंदीग्राम में आखिरी दिन अमित शाह का 1 किलोमीटर का रोड शो। शुभेंदु अधिकारी का रास्ता कितना आसान करेगा जब इस रास्ते के सामने कोई और नहीं, खुद ममता बैठी है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। ममता बनर्जी 3 दिन से नंदीग्राम में डटी है। व्हील चेयर पर बैठकर 8-8 किलोमीटर के रोड शो कर चुकी है। 3 दिन में कम से कम 7 जनसभाएं कर चुकी है। बीजेपी इसे दीदी की बेचैनी बता रही है। लेकिन बात ये भी है कि नंदीग्राम में ममता पूरा जोर क्यों नहीं लगाएगी, जब शुभेंदु अधिकारी के सामने ये उनके लिए नाक की लड़ाई है। नीली गाड़ी में आपको दिख रहा होगा, नीली गाड़ी में पहुंची है, उनको गाड़ी से उतारकर अभी व्हील चेयर पे लाया गया है। और जो शहीद स्मारक है 2007 में जो लोग मरे थे उनको स्मरण करने के लिए जो शहीद स्मारक बनाया गया था, ये भांगा बेड़ा नंदीग्राम की जगह है जहां पर आंदोलन इन जगहों के आसपास आंदोलन हुए थे। और इस वक्त वो शहीद वेदी, शहीद स्मारक जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं और ये काफी सिंबॉलिक है। नंदीग्राम का बड़ा चैलेंज तो ममता बनर्जी ने भवानीपुर की पुरानी सीट छोड़कर खुद लिया है और उनके इस फैसले के बड़े चुनावी मायने भी हैं, क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन ने ही 14 साल पहले उन्हें सत्ता का रास्ता दिखाया था और उसी आंदोलन में उनके साथी रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी के सियासी दुश्मनों से मिल गए। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। যারা বিজেপিটা করেছে বেচারা এখন হরে কৃষ্ণ করে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাউকে টিকিট দেয়নি। সিপিএম এর হালমাত, তৃণমূলের গদ্দার, এখানকার হালমাত, ওখানকার বাফাদার, এই সব নিয়ে গিয়ে টিকিট দিয়েছে। ধার করে যাদের টিকিট দিয়েছেন তারা থাকবে তো? অরিজিনাল লোক হলে থাকে, আর অরিজিনাল লোক না হলে কিন্তু থাকে না। এটা মাথায় রাখবেন অমিত বাবু। अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में यही इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और इस कार्ड को दीदी अपने व्हील चेयर कैंपेन से रिचार्ज भी कर रही हैं। लेकिन दीदी के भावुक प्रचार की कार्ड बीजेपी ने भी अपने धुआंधार प्रचार से निकाली, जिसमें आखिरी दिन स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम पहुंच गए। नंदीग्राम में दीदी को हराने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नंदीग्राम में शुभेंदु के लिए रणनीति बनाने भेजा गया है। शुभेंदु अधिकारी भी खुद को 200% कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। बंगाल की जनता मन बना चुकी है बड़ा परिवर्तन के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए। शुभेंदु अगर जीत गए तो सीएम कैंडिडेट होंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, मोदी जी तय करेंगे कौन उनकी विजन को यहाँ लागू करेगा। शुभेंदु दा आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200%। 200%। यस। और जो आपने कमल खिलेगा इधर। आपने जो कहा था कि एक 50,000 के मार्जिन से आप हराएंगे, आज उस पे अभी भी कहा है? बीजेपी वार्कर के नाते उस बात बोला, तो मेरा कैंडिडेट का ऐलान पार्टी नहीं किया। कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होते हुए मार्जिन बोलना ठीक नहीं है। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, नंदीग्राम का लोग, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। ये नंदीग्राम में आर या पार की लड़ाई है।
अगर बीजेपी ने यहां दीदी को हरा दिया तो समझो बंगाल जीत लिया, और दीदी ने बीजेपी के हर दांव के बाद भी नंदीग्राम जीत लिया तो समझो बंगाल की आधी लड़ाई जीत ली। आज तक लेकिन नंदीग्राम में प्रचार करने के चक्कर में वो बाकी इलाकों पे अभी तक फोकस नहीं कर पाई है। 3 दिन से ममता बनर्जी यहीं पर है। अभी तक भवानीपुर से वो चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन नंदीग्राम को चुनने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो चुनौती बीजेपी की तरफ से मिल रही थी और वो फाइटर वाली इमेज अपनी दिखाना चाहती थी। दूसरा, वो उन नेताओं को सबक सिखाना चाहती थी जो उनकी पार्टी को छोड़कर, जैसे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एन चुनावों से पहले। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी को यहां पर कम करके आंका जा सकता है? क्योंकि उनके पिता और भाई सांसद है, वो खुद सांसद रहे। नंदीग्राम में पिछली बार 81,000 वोटों से वो अपनी सीट जीते थे। तो यहां का जो मुकाबला है इस समय वो कांटे का है, बावजूद इसके कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और कहीं से भी चुनाव लड़े उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी एक बहुत टफ फाइट दे रहे हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने दूसरे चरण की 29 सीटें छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम पर फोकस किया है। तो ये इसलिए कि बीजेपी ने दीदी के लिए नंदीग्राम का चुनाव मुश्किल बनाने में कसर नहीं छोड़ी। दीदी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनके परिवार का यह गढ़ है। प्रचार के आखिरी दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम पहुंच गए। मिथुन चक्रवर्ती को भी आखिरी दिन नंदीग्राम बुला लिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 हफ्ते से वहां पूरी रणनीति देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ इस धुआंधार प्रचार की नहीं है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए जो 2 बड़ी चुनौती है, उनमें पहली चुनौती ये कि वोटों के ध्रुवीकरण को कैसे रोकेंगी, और दूसरी चुनौती ये कि सरकार के खिलाफ नाराजगी का जवाब क्या है। नंदीग्राम के पिछड़ेपन और टीएमसी से नाराजगी का ठीकरा तो दीदी शुभेंदु अधिकारी पर फोड़ रही हैं, जो पिछली बार यहीं से जीते थे और दीदी की सरकार में मंत्री भी बने थे। 3 বার হেরেছে, 2-3 বার পর হেরেছে, তারপর তো তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। शुभेंदु की यही बातें याद दिलाकर ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने वोट मांग रही हैं। लेकिन दीदी शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की एक और रणनीति में फंसी है, और ये रणनीति है नंदीग्राम में जय श्री राम के नारों पर हिंदुत्व की राजनीति का और ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने का। यही ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। नंदीग्राम के लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें आप दोनों पक्षों के लिए समर्थन भी देखेंगे तो एक दूसरे का विरोध भी देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी का भी अगर विरोध होता है तो ममता बनर्जी का काफिला अभी अभी इस बाजार से यहां पर गुजरा है और यहीं पर उन्हें कुछ नारेबाजी का सामना करना पड़ा है। क्या हुआ है यहाँ पे? ममता बनर्जी काफी देर रुकी रही है। ममता बनर्जी यहाँ से जा रहा था तो यहाँ समर्थक ने जय श्री राम बोला तो उन्होंने रुक गई थी, बातचीत उसके बाद कर रही थी। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमने देखा था कि उनके विरोध के लिए दरअसल ये एक नारा बन गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि और अभी भी आप वो गहमा गहमी वो भीड़ भाड़ यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये क्या बीजेपी कार्यकर्ता थे या लोकल लोग हैं? कौन नारा लगा रहा था? लोकल लोग नारा लगा रहे हैं। आज जब ममता बनर्जी निकल रही थी तो फिर जय श्री राम का नारा लगाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो ये इसका क्या मकसद है? क्यों ऐसा? It's a democratic country. Everyone is free to tell anything. जय श्री राम अगर वो श्री रामचंद्र को हेल करने के लिए बोलेंगे तो वेलकम है, बधाई है। लेकिन हमको लगता कि वो जय श्री राम बोलते किसी को टीज करने के लिए, ये तो लज्जा की बात है, शेमफुल बात है। शेम ऑन देम, शेम ऑन बीजेपी। आखिरी दिन ममता बनर्जी के कैंपेन के दौरान नंदीग्राम में कम से कम 2 जगहों पर ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे। शुभेंदु अधिकारी का पूरा प्रचार ही जय श्री राम के नारे पर चला है। शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के कैंपेन में ममता बनर्जी पर तोलाबाजी, चिट फंड और कटमनी पर हमले हो रहे थे।
लेकिन ये मुद्दा पीछे छूट गया और शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन में बार बार ममता बनर्जी के लिए फूफी, खाला, बेगम, बंगाल के मिनी पाकिस्तान बन जाने और नंदीग्राम को जिहादियों से बचाने जैसी बातें होने लगी। आप जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम में पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने का बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है। इन बातों से हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा ममता बनर्जी को भी बेचैन कर रहा होगा, क्योंकि नंदीग्राम का चुनावी समीकरण कुछ ऐसा ही है कि ये विधानसभा 2 ब्लॉक में बटी है। एक ब्लॉक में करीब 34-35% मुस्लिम है और दूसरे ब्लॉक में करीब 10 से 12% मुस्लिम है। पूर्वी मिदनापुर की 16 सीटों में अकेली नंदीग्राम सीट ऐसी है जहां पर कुल मिलाकर 34% मुस्लिम है और बाकी जगहों पर मुस्लिम आबादी 20% से कम है। यहाँ प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे टीएमसी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो नंदीग्राम सीट उन 5 विधानसभा सीटों में एक थी जहां टीएमसी को 68,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। ममता के मुस्लिम सपोर्ट को ही बीजेपी ने अपना हथियार बनाया और उन्हें हिंदू विरोधी साबित करने में जोर लगाया। लेकिन नंदीग्राम में पहले दिन ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि बीजेपी का ये कार्ड नंदीग्राम में नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने वोटों के ध्रुवीकरण के खतरे को समझा और इसीलिए वो नंदीग्राम में पहले दिन से ही मंदिरों में जाने लगी थी, खुद को ब्राह्मण बताने लगी और चंडी पाठ करने लगी थी। वंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी। अब इन बातों का कितना फायदा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मिलेगा और कितना वो ध्रुवीकरण की चुनौती को काउंटर कर पाएंगी, इसी से नंदीग्राम का चुनावी नतीजा तय होगा। अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। नंदीग्राम में किसी को जरा सा भी ये एहसास नहीं था कि पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसका केंद्र बन जाएगा ये और मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सबसे पहले रोड शो जो किया वो नंदीग्राम में ही किया। उसके बाद जब वो दूसरे डेबरा क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर उनसे मैंने खास बातचीत की और उनसे जानने का ये प्रयास किया कि गृह मंत्री होने के नाते हिंसा की जो तमाम घटनाएं उठती हैं यहां पर या फिर नंदीग्राम की जो लड़ाई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस स्थिति में देखती है। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज। अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग हो। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ
लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। तो एक तरफ वो दावे होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं जमीन पे जो समीकरण है। तो नंदीग्राम को लेकर तमाम समीकरण वहां पर क्या कहते हैं, एक एक चीज का बारीकी से हम विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल तक आपको यह समझना जरूरी है कि नंदीग्राम के तमाम आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। नंदीग्राम के 97% वोटर गांव में रहते हैं। नंदीग्राम को 2 ब्लॉक में बांटा गया है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में शहरी इलाके हैं, जबकि 98 गांव हैं, 2 शहरी इलाके और 98 गांव। यहाँ 2,07,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 19% दलित हैं, 34% मुसलमान। नंदीग्राम 2 को देखें तो यहाँ पर 1 शहरी इलाका है, जबकि 40 गांव हैं। यहाँ 1,23,000 वोटर हैं, इनमें ज्यादातर हिंदू हैं, करीब 13% दलित हैं और 12% मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी को नंदीग्राम 1 के मुकाबले नंदीग्राम 2 में ज्यादा फायदा हुआ। जब 2016 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों को आंकड़ों की मदद से नंदीग्राम का बूथ गणित समझने के लिए देखें तो 2016 में टीएमसी को 264 पोलिंग बूथ पर बढ़त थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे पोलिंग बूथ की संख्या घटकर टीएमसी के लिए 244 पर पहुंच गई। नंदीग्राम में बीजेपी 2016 में खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि 2019 में 34 पोलिंग बूथ पर बढ़त बनाए हुए थी। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ फायदा हुआ। लेफ्ट को देखें तो 2016 में 7 बूथ पर उसे बढ़त मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उसे किसी भी पोलिंग बूथ पर बढ़त नहीं मिली, यानी लेफ्ट का पूरा पत्ता साफ हो गया। यहां वोट शेयर की तुलना भी देखें। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम 1 में टीएमसी को 71.7% और बीजेपी को 5.7% वोट मिले थे। नंदीग्राम 2 में टीएमसी को 59.5% और बीजेपी को 4.7% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नंदीग्राम 1 में टीएमसी को 66.2% और बीजेपी को 27.1% वोट मिले। नंदीग्राम 2 में टीएमसी को 57.3% और बीजेपी को 34.3% वोट मिले थे। कुल मिलाकर नंदीग्राम टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के बाद से समीकरण बदले हैं। ममता के लिए बीजेपी का चैलेंज बड़ा हो गया है, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ रहा है। आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, क्योंकि वहां से जो खबर आ रही है वो एक बार फिर पाकिस्तान के चरित्र को स्पष्ट कर रही है, साफ कर रही है, दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। 75 सालों बाद रावलपिंडी शहर में वहां पर एक हिंदू मंदिर वापस खुला था, लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुई। बार बार इमरान खान ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सभी लोगों के धर्मों का सम्मान करता है, चाहे पूरे राष्ट्र की सोच कैसी भी हो। लेकिन इस तरह की चीजें अगर होती हैं कि वहां के कट्टरपंथी ये भी आजादी नहीं देना चाहते कि जो हिंदू हैं वो अपने धर्म का कम से कम पालन कर सके, इस बात पर इमरान खान पूरी तरीके से चुप है। कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं, और जिस तरह भी मेरे से पहले वजीर खारजा ने कहा कि सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है। इमरान खान उस कश्मीर के लोगों को आए दिन भरोसा देते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जिस हिंदू आबादी के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए, उनके तो मंदिर भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर भीड़ ने धावा बोल दिया, पूरे मंदिर में तोड़फोड़ मचा दी, लेकिन इमरान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन ये बात इमरान के नए पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को नागवार गुजरी और मंदिर का ये हाल है। मंदिर पर शनिवार शाम 10 से 15 लोगों ने हमला किया। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ साथ सीढ़ियों को तोड़ दिया गया।
नवीनीकरण की वजह से मंदिर में पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी। मंदिर पर हमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे ये कायम किया गया था, लेकिन जो वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल बंद हो गया था, ये प्रैक्टिस में नहीं था। लग यही रहा है कि इस मंदिर को तैयार किया जा रहा था रीओपनिंग के लिए, कि होली का जो त्यौहार है, जो रावलपिंडी में हिंदू बिरादरी बसते हैं, वो होली का त्यौहार इस मंदिर में मनाएं। पाकिस्तान की जो ये सोच है उसे कौन समझा सकता है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं यानी जनरल एमएम नरवणे, उन्होंने दो बहुत ही अहम बातों के बारे में क्या चीजें साझा की हैं आज तक के साथ। यानी एक तो ये कि एलएसी पर चीन का पीछे हटना, और दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर था वो सफलतापूर्वक बहाल रहना। इन सारी चीजों को लेकर जनरल नरवणे से ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या हालात हैं, क्योंकि 9वें दौर की बातचीत हुई है, पेंगियों के दोनों छोर से फिलहाल जो सेनाएं थी अपनी अपनी जगहों पर वापस लौटी हैं। जैसे आपने कहा अभी कि 9 राउंड हुए कोर कमांडर लेवल टॉक्स के, और 9 राउंड के बाद हम कुछ नतीजे पर पहुंच पाए, और उसके अनुसार फिर जो 10 फरवरी है, 10 फरवरी से शुरू होकर जो फैसला हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि किस तरीके से फेज मैनर में लोगों ने वापस जाना है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पर, तो उसके अनुसार जैसे फैसला हुआ था उसी के अनुसार पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ। और अभी नॉर्थ बैंक पे, साउथ बैंक पे और कैलाश रेंज पर वहाँ से अपने अपने एलएसी के अपने अपने तरफ जो अपने परमानेंट लोकेशंस थे, वहाँ पर दोनों फौज के टुकड़ियाँ वहाँ वापस चले गए हैं। और इससे जो एलएसी पर टेंशन हो गया था वो काफ़ी हद तक क्यों, वो पूरे तरीके से अभी निकल गया है। और क्योंकि फौज अभी आमने सामने नहीं है, तो कोई ऐसे इंसिडेंट होने का भी जो खतरा था वो भी टल गया है। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर एक समझौता जो हुआ है, उसको लेकर आप हालात को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इससे जो हालात हैं वहाँ पर खासतौर से जो घटनाएं होती थी, सीज फायर की लगातार फायरिंग होती थी, उसमें कोई कमी आई है? ये सीज फायर का एक जो अंडरस्टैंडिंग था, वो एग्रीमेंट नहीं था, कैसे कोई साइन वगैरह नहीं थे, एक अंडरस्टैंडिंग था 2003 से कि हम एलसी के ऊपर सीज फायर का पालन करेंगे। लेकिन जैसे साल बीतते गए तब ज़्यादा इसका उल्लंघन ही हो रहा था, और इतना ज़्यादा हो रहा था कि पिछले साल 4000 वायलेशन, उससे पिछले साल 3700 वायलेशन। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हम फिर से हमने सीज फायर का पालन करने का फैसला लिया है। और दोनों डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई, और उसके अनुसार 25 फरवरी से ये फैसला किया गया कि सीज फायर का पालन होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि 25 फरवरी के बाद 1-2 दिन ज़रूर लगे ऑर्डर्स को निचले लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन 1-2 दिन के बाद पूरे मार्च के महीने में तकरीबन कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। आर्टिलरी फायरिंग बिल्कुल बंद है, एक आधा कई स्मॉल आर्म्स फायर के 1-2 चिटपुट राउंड ज़रूर फायर हुए होंगे, लेकिन वो भी अपने एरिया में या गैप में, लेकिन ऐसे वायलेशन के तौर पर नहीं। और इससे जो है जो सिविल पॉपुलेशन है उनमें भी एक भरोसा वापस आ गया है, और मैं समझता हूँ कि अमन और शांति के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो आतंकी कैंप हैं वो अभी भी खासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहां से लॉन्च पैड के जरिए वो भारत में घुसपैठ करते हैं, वहां पर भी मौजूद हैं, और जब तक वो उनको नहीं खत्म किया जाता ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, वो बात एकदम सही है कि जो टेररिस्ट कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वो बरकरार है, और ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में, खास करके जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है और जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, उसके बाद कितनी कोशिश रहती है टेररिस्ट की और
अंदर घुसपैठ करने की। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो मार्च तकरीबन ख़त्म हो गया है, इसमें ऐसे कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट नहीं हुए हैं और इससे हमें थोड़ी सी आशा पैदा होती है कि आगे भी अगर ऐसे ही रहा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। और पाकिस्तान का क्या इरादा है वो आने वाले समय में ही इसी से पता चलेगा कि वो टेररिस्ट और टेररिज्म का कितना अभी भी सपोर्ट करता है या रोक देता है। कोरोना की पहली लहर का किस तरह का असर रहा था अर्थव्यवस्था पर, ये सबने देखा था। दूसरी लहर का क्या असर होगा या नहीं, इस पर कहा गया कि ऐसी कोई सबूत नहीं है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन होली का त्योहार न मनने के कारण जो छोटे कारोबारी हैं और जिस तरह से होली के कारोबार का पूरा सिलसिला है वो कितना प्रभावित हुआ है, इस बात को गलत साबित करता है। हाल ही में आरबीआई ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। इसके अगले ही दिन आईएमएफ की रिपोर्ट में रिकवरी की रफ्तार तो तेज बने रहने का भरोसा जताया गया था, लेकिन ये भी आशंका जताई गई थी कि दूसरी लहर के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते आर्थिक रिकवरी को ब्रेकर्स का सामना करना पड़ सकता है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल होली कारोबार को माना जा सकता है। इस बार बाजारों दुकानों में लोगों की भीड़ हर साल जैसी नहीं रही। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में होली पर व्यापार घटकर आधा रह गया है, यानी हर साल होली पर होने वाले 25,000 करोड़ के कारोबार के घटकर 12 से 15,000 करोड़ रह जाने की आशंका है। इस बार चीन से होली पर आयात होने वाले 10,000 करोड़ के सामान को देसी मैन्युफैक्चरर्स ने बनाया था। ऐसे में घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की जगह बिक्री न होने से तगड़ा नुकसान हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह रही है कि सार्वजनिक तौर पर राज्यों में होली को मनाने पर रोक थी। इससे होली मिलन समेत तमाम तरह के होली से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ। लोगों ने भी अपने घरों के भीतर ही होली मनाई। पहले जहां अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ बड़े पैमाने पर होली मनाई जाती थी, वो केवल परिवार के चंद सदस्यों के बीच सिमट कर रह गई। उद्योग जगत का भी मानना है कि होली पर इस बार कारोबार में बड़ी गिरावट की आशंका है। जैसे जैसे टीका लगेगा, लोगों में घबराहट और डर कम होगा इस कोरोना के प्रति। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस साल भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो ये कहता हूं, इस बार कोरोना भी नहीं। हमें सावधानी रखनी है। जब भी हम बाहर जाएं, हमें मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, समय समय पर हाथ धोते रहना है और टीका जल्दी से जल्दी लगाना है। बाजार में काफी असर है। पिछले साल से मुकाबले बाजार बहुत कम है। इस बार पिचकारी डिमांड तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग बच्चों से दिलाने से भी डर रहे हैं। गुलाल का बस गुलाल ही थोड़ी बहुत है। घाटा तो पड़ा है, माल ही नहीं बिका है, जगह भी किराए पे लेनी पड़ती है। यहाँ माल रखना ही है कि माल संभालना थोड़ी हो, बहुत औखा होता है। हालांकि होली का त्योहार तो आकर निपट गया है, लेकिन गिरावट का ये असर कहीं होली के बाद भी जारी रहकर आर्थिक रिकवरी को सुस्त न कर दे। इस बात की आशंका तेज होती जा रही है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर के साये में इस साल भारत की आर्थिक रिकवरी को लेकर जो 13% तक विकास दर के अनुमान लगाए गए हैं, वो गलत साबित हो सकते हैं। कुछ व्यापारों पे असर पड़ा, बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी। इकोनॉमी बिल्कुल रिकवर करेगी, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की रिकवरी में सिर्फ एक सेक्टर का रोल नहीं होता, उसमें बैंकिंग सेक्टर का रोल होता है। जो बैंकिंग सेक्टर आपको लोन्स दे रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज का रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का रोल होता है और बाकी सेक्टर्स का भी रोल होता है। तो अगर हम इन कलेक्टिव देखें तो डेफिनेटली रिकवरी होगी। इन 10 दिन के रोक से रिकवरी पे असर नहीं पड़ेगा। सर, इस बार बहुत लॉस है। पिछले साल वाला ही हाल है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से कोई काम धंधा नहीं चला, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। इस साल भी वही हाल है। हर किसी को यही है कि कोविड है, पैसा रख लो। सरकार की तरफ से कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस चीज का। द्वारका भी मंदिर बंद होगा और उसकी वजह से वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो इस बार यहाँ कोई कलर लेने नहीं आते। दरअसल जिस तरह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई राज्यों में लोकल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या दूसरे प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे इकोनॉमी की रिकवरी के कमजोर होने की आशंका तेज हो गई है। 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना के मामलों में 150% तक की तेजी दर्ज की गई है। देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का संकट खड़ा हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर गंभीर रूप अख्तियार करती जा रही है।
सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं जिसके अंदर हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले हमने लॉकडाउन के अंदर अपने बहुत प्रिकॉशंस ली थी, तो उस प्रिकॉशंस में हम लैक्स हो गए हैं, हम ढीले हो गए हैं। स्पेशली जैसे मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग रखना या भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना, इसके लिए हमें अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ता है कि हम अपने समझें कि मास्क लाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, अगर कोई तकलीफ हो तो टेस्ट कराना ज़रूरी है। कोविड की सेकेंड वेव का मुख्य कारण कोरोना के प्रति लोगों का कैजुअल एटीट्यूड है ही, और इसके साथ कोविड फटीग भी हम कह सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी मुश्किलें काफी बढ़ाई है, और ये भी सेकेंड वेव का एक कारण हो सकता है। जब से केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हुए हैं, टेस्टिंग भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग उस लेवल पर अभी नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। टेस्टिंग जरूरी है क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन किया जाता है। फर्स्ट वेव के समय भी टेस्टिंग से लेके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सरकार का अहम रोल था। इस समय भी सरकार को कोविड टेस्टिंग पॉइंट से फिर से टेस्टिंग बढ़ानी होगी। अब सरकार को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए टीकाकरण तेज करना होगा और लोगों को भी संक्रमण के बचाव के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर इसमें लापरवाही की गई तो फिर ये जान और जहान दोनों पर भारी पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।